खौफ की आवाज। क्या आपने कभी ऐसी जगह पर काम करने का एक्सपीरियंस किया है जहां इंसानों के अलावा दूसरी मखलूक़ात भी मौजूद हों और वो आपको अपने होने का एहसास भी दिलाएं? अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल का बटन दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आज के दिल को खौफज़दा करने वाली कहानी हमें भेजी है ज़ियाद ने, जो कि दुबई में काम करते हैं। अपनी कहानी में वो बताते हैं कि ये वाक़या मैं शायद अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकता हूँ, जबकि इससे पहले या बाद मेरी ज़िंदगी में इस तरह का कोई वाक़या नहीं हुआ, मगर ये एक वाक़या मुझे इन चीज़ों पर यकीन दिलाने के लिए काफ़ी है। असल में ये बात 2013 की है, जब मैं नया नया दुबई आया था और जॉब के लिए कोशिश कर रहा था। काफ़ी जगह पर अप्लाई किया मगर कहीं से कोई जवाब नहीं आ रहा था। मैंने BCom ऑनर्स किया हुआ है तो मैं अपने हिसाब की ही जॉब देख रहा था, मगर जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे मेरी उम्मीद भी टूट रही थी। दुबई में मेरा एक दोस्त था जिसके पास मैं ठहरा हुआ था। वो किसी बिल्डिंग में सिक्योरिटी इंचार्ज था। उसने मुझे कहा कि सिक्योरिटी की जॉब कर लो, मगर मैं कोशिश कर रहा था कि मुझे अपनी ही फील्ड में जॉब मिले। मगर जब मुझे कहीं से उम्मीद नज़र नहीं आई तो मैंने अपने दोस्त को कहा कि कहीं सिक्योरिटी में ही लगवा दो। उसने काफ़ी जगह पर मेरी CV भेज दी और 2-3 दिन बाद ही मुझे एक जगह से कॉल आ गई। वो एक होटल के ऑफिस से कॉल थी, जिनको नाइट शिफ्ट के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत थी। जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने उसी वक्त मुझे कह दिया कि आपकी जॉब हो गई है। मैं अपनी जॉब से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं था, मगर चलो, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। मेरी शिफ्ट रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक की थी। रात को तकरीबन स्टाफ ना होने के बराबर होता था। मेरा मेन काम ये था कि मुझे बस रात की शिफ्ट में सिक्योरिटी के इंतज़ामात देखने थे। 2-3 बार चक्कर लगाना पड़ता था और इसके अलावा होटल में जो भी आ रहा है या जा रहा है उसका हिसाब किताब रखना पड़ता था। वो होटल भी काफ़ी बड़ा था। शुरू में कुछ दिन तो सब कुछ ठीक रहा, फिर अचानक कुछ दिन बाद मैं सिक्योरिटी रूम में था कि मुझे एक कॉल आती है। मैंने जैसे ही कॉल उठाई तो आगे से किसी ने कहा, हेलो हेलो, आई नीड हेल्प, आई नीड हेल्प। तो इस पे मैंने आगे से कहा कि सर आप किस रूम से बात कर रहे हैं? तो आगे से आवाज़ आई, रूम नंबर 398। मैं फ़ौरन अपने ऑफिस से निकला और ऊपर की तरफ गया। मैं जब रूम के बाहर पहुंचा और रूम नॉक किया तो पहले तो किसी ने भी रूम नहीं खोला। जब मैंने फिर से नॉक किया तो अचानक अंदर से एक आदमी ने रूम खोला। उस आदमी का चेहरा बिल्कुल सपाट था। ऐसा मालूम होता था कि जैसे उसके अंदर खून ही ना हो। उसने रूम खोला और नीचे की तरफ देखता रहा। मैंने उससे पूछा कि सर क्या मसला है, आपने कॉल की थी, मगर उसने आगे से कोई जवाब नहीं दिया। मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने फिर से पूछा कि सर क्या प्रॉब्लम है, तो उसने कमरे के अंदर की तरफ कोई इशारा किया। मैंने कहा कि सर कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, मगर वो कुछ बोल ही नहीं रहा था, बस एक कोने में इशारा कर रहा था। मैंने उनको कहा कि सर प्लीज़ साइड में हो, मैं खुद देखता हूँ। मैं जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो आदमी बालकनी की तरफ इशारा कर रहा था। मैंने आगे पीछे सब मुआयना किया, मगर वहाँ कोई ऐसी बात नहीं थी जो परेशानी का बाहिस हो। अचानक उसने मुझे कहा, गो फ्रॉम हियर, गो। मैं कमरे से बाहर आ गया और मेरे बाहर आते ही उसने ज़ोर से कमरा बंद कर दिया। मुझे बड़ी हैरत थी कि आखिर इस बंदे ने फिर मुझे कॉल क्यों की थी, जबकि कोई मसला ही नहीं था। मुझे लगा कि बुजुर्ग है, शायद इसी वजह से समझ नहीं आई होगी, और मैं वापस अपने ऑफिस में आ गया। अभी मैं ऑफिस में आकर बैठा ही था कि मुझे फिर से रूम नंबर 398 से कॉल आई। मैंने फ़ोन उठाया तो आगे से कोई नहीं बोला। मैंने हेलो हेलो किया, मगर कोई जवाब नहीं आया। मुझे लगा शायद फिर से उसी बंदे ने कॉल मिला दी है, और मैंने इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। इसके बाद
मेरी जॉब ख़त्म हो गई और मैं घर आ गया। अगले कुछ दिन सुकून से गुजर गए, मगर मुझे क्या पता था कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। कुछ दिन बाद मैं अपनी शिफ्ट में आराम से बैठा मोबाइल यूज़ कर रहा था कि मुझे वही इंसान नज़र आया जिसने उस दिन मुझे कॉल की थी। वो होटल में दाखिल हुआ और मेरे पास आकर खड़ा हो गया। मैंने रजिस्टर सामने किया ताकि वो साइन कर ले। उसने साइन किया और मेरी तरफ इतनी खौफनाक तरीके से देखा कि मैं भी 1 मिनट के लिए खौफज़दा हो गया। वो मुसलसल मुझे 2-3 मिनट तक देखता रहा। मैंने पूछा भी कि सर एवरीथिंग ओके, मगर कोई जवाब नहीं दे रहा था। और कुछ देर बाद वो खुद ब खुद होटल में चला गया। मैं अपने कामों में लग गया। 2 घंटे गुजरे होंगे कि मुझे फिर से उसी रूम से कॉल आई। मैंने जैसे ही पिक की तो वही आवाज़ सुनाई दी जो पहले सुनाई दी थी। I need help. I need help. मैं फिर से ऊपर गया और डोर नॉक किया तो उसी आदमी ने डोर खोला और वैसे ही खड़ा हो गया जैसे पहले खड़ा हुआ था। मैंने उससे पूछा कि सर यस आपने कॉल की थी, मगर दोबारा वही, कोई जवाब नहीं। इस बार वो रूम के अंदर चला गया। मैंने ज़रा सा झांक कर रूम के अंदर देखा तो मुझे वो आदमी कहीं भी नज़र नहीं आया। मैंने मज़ीद झांका तो वो आदमी बेड पर बैठा हुआ था और मेरी तरफ देख रहा था। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि ये मेरी तरफ क्यों देख रहा था और ये बंदा ऐसा क्यों कर रहा है। पहले भी इसने कॉल की और मुझे बुलाया और फिर मुझे जाने के लिए कह दिया, और आज भी कॉल की और अब जाकर बेड पर बैठ गया है। मैंने खैर उसके रूम का डोर बंद किया और वापस नीचे आ गया। मेरे कंधों में अजीब सा पेन था। इसके बाद शिफ्ट बदल गई और मैं घर आ गया। अगले दिन जब मैं काम पर गया तो पेपर वर्क ख़त्म करने के बाद मैं राउंड लगाने के लिए ऊपर गया। अभी मैं राउंड लगा ही रहा था कि मैं उसी रूम के सामने से गुजरा तो देखा कि वो रूम खुला हुआ है। मैंने अंदर झांक कर देखा तो अंदर कोई नहीं था। मैंने आवाज़ दी सर सर, मगर कोई जवाब नहीं आया। मैं मज़ीद अंदर की तरफ बढ़ा तो अचानक रूम का डोर खुद ब खुद बंद हो गया। मैंने दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की मगर वो नहीं खुला। मैंने वायरलेस करना चाहा कि इतने में मेरे पीछे वही आदमी खड़ा था जो इस कमरे में रहता था। उसने अचानक मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मैं चीख पड़ा कि कौन है, क्योंकि पहले तो वो आदमी मुझे कहीं भी नज़र नहीं आया था। इस बार उसकी आंखों में अजीब सी वहशत थी। उसने मेरा गला दबाना शुरू कर दिया। मैं अचानक अपने ऊपर होने वाले हमले से बेखबर था। मैंने उससे अपना गला छुड़वाना चाहा, मगर उसकी ताकत के सामने मेरी ताकत कुछ नहीं थी। मैं जितनी ताकत लगा सकता था लगाई, मगर वो मेरा गला छोड़ ही नहीं रहा था। इतने में उसका चेहरा इतना भयानक हो गया जिसकी कोई इंतहा ना हो। उसके मुंह पे जख्मों के इस कदर भयानक निशान थे कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, और उन जख्मों से खून बह रहा था और वो बेहद खौफनाक आवाज़ें निकाल रहा था। मैं मुसलसल कोशिश कर रहा था कि अचानक वो कहीं गायब हो गया। मैं जल्दी से उठा और कमरा खोलने लगा कि मुझे बालकनी के अंदर से उस आदमी के हंसने की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। मैंने बालकनी में देखा तो वो आदमी बालकनी पे जो लोहे की रॉड लगी होती है ना, उस पे खड़ा हुआ था और मुझे देखकर ज़ोर से चीखने लगा और वहाँ से छलांग लगा ली। मैं ये देखकर वहीं गिर गया। मैं चीखना चाहता था मगर मेरी आवाज़ मेरा साथ नहीं दे रही थी। मैंने जल्दी से उठकर बालकनी से देखा तो वो आदमी मुझे नीचे कहीं भी नज़र नहीं आया। ये खौफनाक मंजर देखकर मैं जल्दी से भागा और कमरा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया तो कमरा खुद ब खुद खुल गया। मैं चीखता हुआ नीचे की तरफ भागा। मेरी चीखें सुनकर सब स्टाफ जमा हो गया था। उन्होंने मेरी हालत देखी तो मुझे बिठाया और पानी पिलाया। इतने में हमारे होटल के मैनेजर आ गए और मुझे कहा कि क्या हुआ है तुम्हें। मैंने कहा कि सर किसी ने छलांग लगाई है ऊपर से। मैं बहुत ज़्यादा कांप रहा था। मैनेजर ने कहा कि क्या कह रहे हो, किसने छलांग लगाई है। मैंने कहा कि सर ऊपर रूम में से किसी आदमी ने खुद को नीचे फेंक दिया। मैनेजर ने कहा क्या कह रहे हो, साफ साफ कहो, किसने, कौन से रूम से। तो मैंने कहा कि सर रूम नंबर 398। ये सुनते ही मैनेजर को पसीने आने शुरू हो गए। उसने कहा कि तुम पागल हो गए हो, वो रूम 2 सालों से बंद है, वहाँ कोई नहीं रहता।
ये सुनते ही मैंने कहा कि सर आप क्या कह रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, वहाँ तो एक आदमी रहता है, मैंने खुद देखा है। तो इस पे मैनेजर ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो रूम 2 सालों से बंद है, वहाँ कोई भी नहीं जाता है। मैंने कहा कि मैं ये मान ही नहीं सकता हूँ सर, मुझे कितनी बार उस रूम से कॉल आई हैं, मैं कितनी बार उस रूम में गया हूँ, वहाँ एक आदमी रहता है, मगर उसने आज छलांग लगाई है और वो एक बार मेरे सामने भी इस होटल में आया है। मैनेजर मेरी तरफ बहुत हैरानी से देख रहा था। उसने कहा कि चलो मेरे साथ। मैं जब सब स्टाफ के साथ उस रूम के बाहर पहुंचा और जब मैनेजर ने वो रूम खोला तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। उस रूम में तो हर जगह बहुत गंदगी थी, ऐसा मालूम होता था कि कितने अरसे से ये रूम खुला ही नहीं है। मगर ऐसा कैसे हो सकता था? मैंने तो खुद इस रूम में आकर उस बंदे को देखा था। उस वक्त तो रूम बिल्कुल साफ था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने मैनेजर को कहा कि आप मेरे साथ चलें और उस दिन की रिकॉर्डिंग देखें जब वो आदमी एक रात इस होटल में आया था। मैंने उसके साइन भी लिए थे। जब मैनेजर ने सीसीटीवी फुटेज देखी तो मेरे खौफ में मज़ीद इजाफा हो गया, क्योंकि उस वीडियो में मेरे अलावा कोई नज़र नहीं आ रहा था। बस मैं किसी से बातें कर रहा हूँ, मगर जिससे कर रहा हूँ वो कहीं नहीं था। मैंने कहा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मैंने जल्दी से वापस आकर अपना रजिस्टर खोला तो वहाँ उस बंदे के साइन मौजूद थे, मगर अगर उसके साइन थे तो वो वीडियो में क्यों नहीं नज़र आया। मेरी हालत बहुत अजीब हो रही थी। जब मैनेजर ने रजिस्टर में साइन देखे तो वो भी परेशान हो गया। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने कहा कि मैंने आपको बताया है ना सर कि मैं खुद 2 बार उस कमरे में जा चुका हूँ और उस बंदे को देख चुका हूँ, और आज तो उसने मेरे ऊपर हमला भी किया और फिर बैल्कनी से जाकर छलांग लगा ली। मैनेजर मेरी बातें सुनकर बहुत डर गया। मैंने पूछा कि अगर वहाँ कोई नहीं रहता तो फिर ये सब मेरे साथ जो हुआ है ये सब क्या है। तो उस पे उस मैनेजर ने बताया कि तकरीबन 2 साल पहले ये आदमी इस होटल में आया था। इसने यहाँ 1 हफ्ते की रिजर्वेशन करवाई थी, मगर अचानक पता नहीं क्या हुआ कि 2 दिन बाद ही उसने अपनी रूम की बैल्कनी से कूदकर खुदकुशी कर ली। ये हादसा हमारे होटल के लिए बहुत बड़ा था। इसके बाद हमने कुछ गेस्ट को जब वो रूम दिया तो उनको अजीबोगरीब आवाज़ें आती थीं या वही आदमी नज़र आता था। इसके बाद होटल की मैनेजमेंट ने यह फैसला किया कि उस रूम को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए, क्योंकि इसकी वजह से होटल के गेस्ट के अंदर खौफ फैल रहा था। और वो वक्त है और आज का वक्त है, वो रूम लॉक्ड है। ये सब सुन के मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैंने फ़ैसला किया कि मैं ये जॉब छोड़ दूंगा, मगर और कहीं जॉब नहीं मिल रही थी। तभी मजबूरी में मैंने मज़ीद 2 साल उसी होटल में जॉब की और मुझे कितनी बार दोबारा उसी रूम से कॉल आती रही, मगर मैं दोबारा कभी उस रूम में नहीं गया। आज मैं दूसरी जगह एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ, मगर वो 2 साल मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मेरी हिफाजत फरमाई और आज मैं ये आपको कहानी सुनाने के लिए ज़िंदा हूँ। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ज़ियाद की बताई हुई ये खौफनाक कहानी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपके पास भी इस तरह का कोई भी खौफनाक वाक़या है तो हमारे साथ शेयर करें, मैं उसको ज़रूर अपनी वीडियो में शामिल करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए पुरस्कार किस्से के साथ, एक नई खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।